खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बहिष्कार, मजदूरों का पलायन, किसानों की आत्महत्या, कोविड केयर के नाम पर बेतहाशा खर्च, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे इन पर आज सदन में जमकर बहसबाजी हुई। दरअसल विपक्ष भी इस बात को भली भांति जानता है कि सत्र छोटा है और मुद्दे काफी ज्यादा हैं। इसीलिए विपक्ष ने सत्र में चर्चा से भागने के बजाय मुद्दे उठाने की रणनीति बना रखी है। सदन के 9वें दिन कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की। हालांकि अब विपक्ष ने सरकार पर जवाब नहीं देने का आरोप भी लगाया है। देखिए, सरकार यहाँ पर काम दे नहीं पा रही है और इसके कारण में जो पलायन का जो संख्या आया है, कोविड काल में भी हम लोगों ने इस संख्या को दिया है, देखा है, और आज भी उससे कम नहीं है। वास्तविक में ये सरकार जो कह रही है कर कुछ नहीं कर पा रही है और इसी कारण में यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं और बाद में जाने के बाद उनका शोषण भी होता है। जो उनको रोजी मजदूरी यहाँ प्रदेश में मिलनी चाहिए उसका सर्वथा अभाव है। इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से चिंतित होना है। 18 फरवरी को महासमुंद में विकास शर्मा एसआई की हत्या होती है। अंबिकापुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी के यहाँ चोरी होती है। जांजगीर चांपा में चाकूबाजी की घटना होती है। रायपुर में एक 3 वर्षीय मासूम का अपहरण होता है। पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है और पुलिस अपराधियों को रोकने के बजाय जो नशे के व्यापार में लगे हुए हैं उनको संरक्षण देने में लगी हुई है। भले ही बीजेपी जवाब नहीं देने के आरोप लगा रही हो, लेकिन सरकार ने हर सवाल का जवाब सदन में दिया। लेकिन कई खामियां भी सत्ता पक्ष में नजर आईं, जिन्हें सरकार को स्वीकार भी करना पड़ा। आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक जी प्रश्न कर रहे थे कि आत्महत्या करने वाले किसानों के मुआवजा के संदर्भ में प्रदेश में कुछ नियम बनना चाहिए। दुर्भाग्य है 15 साल हुकूमत में रहने के बाद भी इस दिशा में उन लोगों ने पहल नहीं की और सरकार की ओर से उत्तर आया। आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी ने इसका उत्तर दिया और उन्होंने आंकड़े पेश किए कि भारतीय जनता पार्टी के हर 3 साल में जो आत्महत्याएं हुआ करती थी उसकी तुलना में अभी जो आंकड़े दिए जा रहे थे 570 के आसपास, वो आंकड़े आधे से भी कम हैं। तो परिस्थितियां बदल गई हैं। विधानसभा में जो भी मुद्दे उठे उन पर चर्चा खूब हुई। विपक्ष अपनी आक्रामक रणनीति से मुद्दों को उठाने के साथ साथ उन पर कार्यवाही कराने में भी सफल रहा। ऐसे में पूरे सत्र के दौरान विपक्ष की आक्रामकता और मुद्दों को लेकर गंभीरता चर्चा का विषय बनी हुई है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। विधानसभा के इस बजट सत्र में एक चीज बहुत ही खास है। वह खास बात यह है कि इस बार विपक्ष चर्चा से भाग नहीं रहा है। विपक्ष लगातार चर्चा में भाग ले रहा है। ये पॉजिटिव साइन है छत्तीसगढ़ की हर जनता के लिए, जो चाहती कि उसके मुद्दे सदन के पटल पर आए। हालांकि आज कई मुद्दों को लेकर, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सदन गर्म रहा। मनरेगा के मामले को लेकर सदन गर्म रहा, मजदूरों के पलायन को लेकर सदन गर्म रहा, किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर सदन लगातार गर्म रहा। लेकिन विपक्ष चर्चा से भागा नहीं, ये एक पॉजिटिव साइन है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का विधानसभा का जो कार्यालय है या विधानसभा जो भवन है, निश्चित तौर पर इसी परंपराओं के लिए जाना जाता है कि जनता के अधिक से अधिक मुद्दे इस पटल पर आए। फिलहाल ये बात बिल्कुल साफ है कि सदन अपने तय समय के पहले खत्म होने जा रहा है। कल के बाद कभी भी इसकी इसकी जो घोषणा है वो वहां से हो सकती है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। उम्मीद यही कि 25 तारीख तक चलने वाला सदन जो है वो समय के पहले जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। आज भी सदन में जो चर्चा हुई, निश्चित तौर पर उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दमखम के साथ सामने आई और सत्ता पक्ष ने भी कोशिश की कि हर उत्तर जो है, प्रश्न का जो हर उत्तर है वो विपक्ष को देने में यहाँ पर सरकार सफल भी हुई। तो फिलहाल आज सदन में आर पार में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नितिन भंसाली जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ
अनुराग सिंहदेव जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, एक बहुत अच्छी जो साइन है, जो अच्छा साइन नजर आ रहा है विधानसभा के भीतर, पिछले सत्र में हमने देखा विषय आते थे, विषय पर चर्चा में जब सरकार तैयार हो जाती थी विपक्ष भाग जाता था। इस बार विपक्ष हर 1 घंटे का, हर 1 मिनट का सदुपयोग करता हुआ दिख रहा है और विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। ये बेहतर साइन है आने वाले विधानसभा या आने वाले चुनाव के लिए? निश्चित रूप से आदित्य भाई, और आपने बड़ी अलंकारिक भाषा का और शब्दों का इस्तेमाल किया कि भाग नहीं रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो देखिए क्या है कि उसका एक नमूना आज देखने मिला आपराधिक घटनाओं पर, बढ़ती हुई प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर जो एक स्थगन लाया था विपक्ष ने। तो ऐसा लग रहा था कि स्थगन पे जो बहस होगी उसका स्वरूप क्या होगा, किस रूप में क्या सामने आएगा, क्या वो गर्भगृह में जाएंगे विपक्षी विधायक या नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें यह है कि पर्याप्त चर्चा हुई और सभापति सत्यनारायण शर्मा जी ने 5 मिनट की कार्रवाई स्थगित की, 5 मिनट लिए, उसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई और पूरा जो है सदन आगे बढ़ा। तो कुल मिला के आज का जो स्वरूप था विधानसभा का आज बहुत था। और आज जो है डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे हैं, आज उनका एक बिल्कुल एक नया चेहरा देखने मिला। और वैसे भी वो जो है मतलब और जितने विधानसभा अध्यक्ष हुए उनसे बड़े लीक से हटकर दिखे। उन्होंने एक मुद्दे पर कहा, जब पलायन पे चर्चा हो रही थी और पलायन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने एक लाइन कहा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि पलायन छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत एकजुट नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 1.5 साल बाद चुनाव पे भी जाना है और ये अच्छा साइन भी है। सरकार भी चाह रही थी, लेकिन हालांकि समय बहुत कम है और समय देना चाहिए था, लेकिन फिर भी 1-1 मिनट का सदुपयोग करते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। संख्या में कम है, लेकिन ये 14 निश्चित तौर पर 70 पर कभी कभी भारी नजर आते हैं। अनुराग जी, देखिए आदित्य जी, बिल्कुल सही है, हम संख्या में कम हैं लेकिन घाव गंभीर कर रहे हैं। एक कहावत है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आज एक तरीके से इस सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक बहुत सकारात्मक और एक तीखे विपक्ष की भूमिका निभाई है। और उसका कारण मैं मुख्य रूप से मानता हूं, छत्तीसगढ़ में जो पिछले 3.5 साल के अंदर अराजकता और कुशासन का एक स्पष्ट उदाहरण देखने को मिले हैं, उसका एक अभिव्यक्ति विधानसभा के अंदर हुई। आप देखिए कि आदित्य जी, कि इतने विषय उठे और सरकार को उस पर बैकफुट में जाना पड़ा। सरकार कई जगह जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। मैं तो एक प्रश्न पर बहुत भौचक था जब ये देख रहा था कि सरकार ने 5 लाख नौकरियों के दावे किए थे, और जब विपक्ष ने पूछा, नेता प्रतिपक्ष ने, शिवरतन शर्मा जी ने पूछा, तो 16,000 कुछ भर्तियां के आंकड़े सरकार ने दिए वहां पर। और फिर इसके बाद उसका स्पष्टीकरण आया कि हम तो रोजगार की बात कर रहे थे। फिर उसमें प्रमाण दिया गया कि आप तो सरकारी नौकरी की ही बात कर रहे थे। तो ऐसे स्पष्ट रूप से एक देखने को आया कि सरकार के जो खोखले और बेबुनियाद दावे थे, उसको इस विधानसभा के अंदर बेनकाब करने का काम विपक्ष ने किया है। दूसरा, फॉरेस्ट का एक उदाहरण ले लीजिए। उसमें आया कि कितने सारे जो टेंडर लगे थे, जिसमें 37 टेंडर थे, 37 में से 33 अनियमित पाए गए। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है ये तो, कि किसी विभाग में 37 टेंडर लग रहे हैं और उसमें से 32 अनियमित पाए जाए। ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना और क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि हर मोर्चे पर कोई मोर्चा नहीं बचा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पलायन हो, चाहे किसान हो। अब किसान में ये कह रहे 570 आत्महत्या 2 साल के अंदर, ये आंकड़े विधानसभा में दिए सरकार ने, और कहा कि सिर्फ 2 आत्महत्या किसान के कारण से हुई। ये तो आश्चर्य की बात है। तो इस सरकार को बहुत अच्छे तरीके से बेनकाब किया, और मैं मानता हूं विपक्ष की भूमिका इसलिए और प्रबल रही कि आज जनता के सामने ये प्रश्न खड़ा है और जनता को जो कठिनाइयां हो रही हैं वो सारी चीजें विधानसभा के अंदर रही। आदेश जी। ठीक अनुराग जी, लेकिन सरकारें शायद ऐसे ही चलती। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी किसान आत्महत्या करते थे तो अधिकारी यही कोई शराब पी के मरा या फिर कोई और बात आ जाती थी सामने, लेकिन ये बात न वो सरकार मानने को तैयार थी न ये सरकार मानने को तैयार है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहरहाल मेरे साथ नितिन जी भी जुड़े हुए। नितिन जी, मनरेगा वाला मामला बड़ा था जिसमें 15 अधिकारियों को सस्पेंशन का तत्काल ऑर्डर जो है टीएस सिंहदेव को जारी करना पड़ा।
कानून व्यवस्था में लगातार घिरते हुए आप नजर आ रहे हैं, लगातार चाकूबाजी हो रही, कहीं हिट एंड रन का केस हो रहा है, कहीं गैंग रेप हो रहा है। ये ऐसा नहीं लग रहा है लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही छत्तीसगढ़ में? और विपक्ष कोई सवाल उठाए क्या उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए? पहले से सरकार को नहीं दिखता कहीं कुछ गलत हो रहा है? तो सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, हर मामलों पे सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर रहती। मैं बता दूं, विधानसभा जो है वो लोकतंत्र में मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, और उस मंदिर के हिसाब से या उसके धर्म का पालन करते हुए पक्ष और विपक्ष का काम है सवाल पूछना, पक्ष का काम है जवाब देना। हमारी जवाबदेही है, हम पक्ष में हैं तो हमारी जवाबदेही बनती है। विपक्ष सवाल करे, हम उसका जवाब देंगे। आप देखिए, ऐतिहासिक इसमें कई निर्णय हुए हैं कि इन्होंने सवाल किया, और जहां पर किसी विषय में, जैसे कि आपने मनरेगा की बात की, तो मनरेगा में किसी विषय पर यदि संदेह भी हुआ तो तत्काल इस विभाग के मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी ने 15 लोगों के निलंबन के आदेश विधानसभा में जारी किए। चाहे पलायन का मामला हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो, चाहे एक्सप्रेस वे का मामला हो, चाहे वो टेंडर वाले इशू हो, जो भी हो, सारे मुद्दों पर विपक्ष ने जितने भी सवाल किए, पक्ष ने आक्रामक रूप से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जहां पर देखिए सत्य होता है, जहां पर सच लगा कि नहीं यहां पर कहीं कोई चूक है या यहां पर कोई कमी है, वहां पर कार्रवाई करने में भी सत्ता पक्ष ने कहीं कोई गुरेज नहीं किया है। और ये एक लोकतंत्र में जो एक कहा जाता है कि एक विधानसभा जो है वो मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, तो उस मंदिर के धर्म का बिल्कुल पालन करते हुए विधानसभा की कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से हुई है, और पक्ष के हमारे विधायकों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, इसमें कोई तोहमत। अमृत जी, मैं ये देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं, मोहम्मद अकबर की बात करूं या रविंद्र चौबे की बात करूं, इनके विभागों की जब चर्चा होती है तो बहुत अच्छे से जवाब आता है। लेकिन जहां गृह मंत्री की बारी आती है, गृह विभाग की चर्चा होती है, अमरजीत भगत के विभागों की चर्चा होती है, शिव डहरिया के विभागों की चर्चा होती है, वो जवाब जो आना चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं आता। क्या तैयारी में कमी है, या अभी भी ये कहें कि वो पारंगतता नहीं दिख रही जो विधानसभा के भीतर दिखनी चाहिए? देखिए, मामला जो है क्वालिटी का है, मुद्दा क्वालिटी का है। अकबर जी की जो आपने बात की है, तो बहुत सुलझे हुए जो हैं वो नेता हैं, वो विपक्ष में भी रहे पूर्व में, तो उनका था मतलब ये कि जो मुद्दे वो छेड़ दें तो बहुत लंबी बहस होती थी, यहाँ तक जांच भी हो जाती थी। और मुख्यमंत्री जी का अपना एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा, और जहां तक रविंद्र चौबे जी का उनका संसदीय ज्ञान जो है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। अब आप अन्य मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी और तैयारी की जरूरत है, और मंजने की जरूरत है। इस सरकार में ही नहीं, पिछली बार 3 कार्यकाल जो है भारतीय जनता पार्टी का था, तो उसमें भी यह देखा जाता था, खास करके आपने गृह मंत्री शब्द का उल्लेख किया, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी जो गृह मंत्री जितने रहे उनका जवाब जो है किस तरीके से आता था, शायद आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप भी रेगुलर विधानसभा जाते थे। उस समय यह तक के था कि गृह मंत्री के सवालों का मैक्सिमम सवालों का जवाब संसदीय सचिव दिया करते थे। तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष में जो है अभी जो सेकेंड लाइन है उसको अभी और मंजने की जरूरत है। अनुराग जी, आज जो विषय उठे, मजदूरों का पलायन, किसानों की आत्महत्या, और सबसे बड़ी बात है एक्सप्रेस वे अभी तक चालू ये सरकार नहीं करा पाई। ऐसा नहीं लगता इन सब मुद्दों पे सदन की लड़ाई तो है, कल तक या परसों तक मैक्सिमम सदन चलने वाला है, लेकिन सड़क की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया, क्योंकि यही वो एक्सप्रेस वे है जिसके ऊपर आरोप लगातार लगता था। मूडा जी के ऊपर इनकी सरकार जब विपक्ष में थे तब लगाया जाता था कि भ्रष्टाचार हुआ है। 3 साल हो गए, एक्सप्रेस वे अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, मजदूरों का पलायन नहीं रुक पाया है, किसानों की आत्महत्या अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यादव जी, ये बात बिल्कुल सही है कि वास्तव में एक जो समय दिया जाता है किसी भी सरकार को काम करने के लिए, और खास तौर पर जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी और इतना बड़ा जनादेश मिला हो किसी सरकार को, तो अपेक्षा स्वाभाविक रूप से विपक्ष से लेकर जनता तक सभी की रहती है कि ये काम करेंगे। लेकिन अभी मैं नितिन भंसाली जी को सुन रहा था, बोल रहे थे कि हमने कार्रवाई की। अरे आपने कार्रवाई कहाँ की? आपने तो टाड़ मेटला की रिपोर्ट आई, आपने कार्रवाई नहीं की। आपने मदन वाड़ा की रिपोर्ट आई, आपने कार्रवाई नहीं की। तो जितने न्यायिक जांच की रिपोर्ट सदन के पटल में रखे गए उसमें इन्होंने कार्रवाई नहीं की। उसको तो ये रद्दी की टोकरी में डालते हैं, कभी बताते हैं गवर्नर के यहाँ दे दिया इसलिए इसको हम 4000 पन्ने को खारिज करते हैं। तो न्यायिक जांच यदि आप कर रहे हैं, न्यायिक जांच की कोई रिपोर्ट आ रही है तो सरकार उसको भी गंभीरता से नहीं ले रही है। वो वहीं पर कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर ये बुरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं, जहां पर मजबूरी है सदन के अंदर कार्रवाई करना, वो कर रहे हैं। और इनको तो
इस डिबेट में खेद प्रकट करना चाहिए कि इनके मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जी ये मजबूरी शब्द का उपयोग न करें। हम मजबूर नहीं, मजबूत हैं, हम मजबूत हैं। और आप जिन न्यायिक जांचों की बात कर रहे हैं, मैंने काफी देर तक उंगली ऊपर की कि मुझे बोलने दिया जाए, और आप लगातार ये जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहानी नहीं चलेगी। ये सारी न्यायिक जांच रिपोर्ट जो आ रही है, ये किसके शासनकाल के समय की आ रही है? किन अधिकारियों का नाम आ रहा है? आपकी सरकार के हाथ खून से सने हुए थे 15 वर्षों के शासनकाल में। चाहे हम झीरम की बात करें, चाहे हम तारामेटा की बात करें, चाहे हम एक कार्रवाई क्यों नहीं? अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है भाई साहब, रिपोर्ट प्रस्तुत की है, चिंता न करें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे इन मामलों में, बख्शेंगे नहीं किसी को। हो गई है अब आपके पास समय नहीं बचा है, जितना समय जनता को आप अपनी गिनती गिनिए, 14 में है, 4 पे रह गए तो बड़ी बात है। ये छत्तीसगढ़ है भाई साहब। अनंत जी, एक बड़ा सवाल मुख्यमंत्री ने उठाया है आज अपने बजट भाषण में जब उन्होंने किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि कोयले की नीति केंद्र सरकार की ठीक नहीं है, डीएमएफ की राशि प्रभावित लोगों के लिए हम दे रहे हैं। बीजेपी शासनकाल में नक्सल क्षेत्र के स्कूल नहीं बंद, अभी लगातार बंद रहे, हमने उन स्कूलों को फिर से शुरू किया है। 5वीं से 8वीं के बच्चों को आप पढ़ा नहीं पाए 15 साल में। अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर में कोई लेन देन का साक्ष्य तो वो सामने रखें। रमन सिंह ने जो आरोप लगाए थे अपने भाषण में, उसका सिलसिलेवार जवाब दिया। क्या उस जवाब से संतुष्ट है? निश्चित तौर पर नक्सलगढ़ में या सीधे तौर पर बस्तर में कहूं, वो काम नहीं करा पाई 15 साल में आपकी सरकार? अनुराग जी, देखिए, पिछले 15 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि सर्व शिक्षा अभियान की गति आप पूछिए तो छत्तीसगढ़ में वास्तव में 2000 से लेकर 2003 से लेकर और 2018 तक जितने प्राइमरी स्कूल खुले वो अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को कुछ उठलाया नहीं जा सकता है कि कितने प्राइमरी स्कूल छत्तीसगढ़ के अंदर खुले, उसका रेडियस क्या तय किया गया, कहां कहां पर खुलना था, वो खुले। अब ये बोल रहे हैं कि हमने शिक्षा नहीं दी। अरे शिक्षा तो आपकी सरकारों ने दी थी। आपको बताना चाहिए कि आपने इस समय कितने स्कूल खोले, इस 3 साल में कितने स्कूल खोले। तो इन जवाबों का कोई आधार नहीं है, और मैं तो मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, ये फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने वाली सरकार है, और ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी जनता के सामने बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। आदित्य जी, फर्जी आंकड़ों पे आएंगे तो मैं सही आंकड़ों की बात भी थोड़ी सी कर लूं। अनुराग, सवाल है मेरे। नितिन जी, रमन सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कर्ज से डूब गया है। आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, 31% डीए मिल रहा है, आपके डीए का अभी तक अता पता नहीं है। कर्ज के तले आप छत्तीसगढ़ को डुबोते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये वो बड़े सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि देखिए वित्त मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है, अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें गंभीरता है। क्यों लगातार कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है? क्यों जो है चीजें नजर नहीं आ रही? क्यों आप कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि लगातार जो है वो आप कर्ज पे कर्ज लेते जाते हैं? शराबबंदी के लिए 3 अलग अलग कमेटियां बना दी, अभी तक शराबबंदी का कोई अता पता नहीं है। अब 1.5 साल आपके पास बन गए नितिन जी, अभी क्या फिर से समितियां और फिर से इसी प्रकार की रिपोर्ट का इंतजार आप करते रहेंगे? सबसे पहले कर्ज पे जवाब दूंगा। हाँ, कर्ज लिया है, एक्सेप्ट करते हैं, कर्ज लिया। कौन कर्ज नहीं लेता है? मध्य प्रदेश ने कर्ज नहीं लिया है, गुजरात ने कर्ज नहीं लिया है। क्या 15 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर्ज नहीं लिया था? इन्होंने कर्ज लिया था। छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार ने उन सेठों साहूकारों के लिए और फर्जी एमओयू साइन करने के लिए और चाय बिस्किट और बड़े बड़े इवेंट करने के लिए हीरोइनों को और हीरो को पैसा देने के लिए कर्ज लिया होगा। हमने कर्ज लिया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपके चैनल में ये कबूल करता हूं कि हाँ हमने कर्ज लिया है। हमने कर्ज लिया यहां पर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, यहां पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए हमने कर्ज लिया है। और हमें कर्ज लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करती है। 30,000 करोड़ रुपया हमें हमारे हिस्से का, छत्तीसगढ़ के हक का लेने का निकल रहा है। क्यों हमें नहीं दे रहे? यदि वो पैसा दे देते तो आज हमें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2.5 लाख करोड़ रुपया गुजरात सरकार पे कर्ज है, जिस मॉडल की, जिस फर्जी मॉडल की ये बात करते। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ लेने के लिए वो जो तैयारियां होती है वो तैयारी की है। मैंने कल या परसों ही अखबारों में पढ़ा है, न्यूज चैनल्स पे देखा है। तो कौन कर्ज नहीं लेता? हमने कर्ज लिया है प्रदेश के विकास के लिए, जो कि दिख रहा है छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में। जवाब दे दीजिए आदित्य जी। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, 16,000 रुपए प्रति व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के
सरकार में प्रति व्यक्ति कर्ज था, ये बात मैं मानता हूं। आज इनके सरकार में प्रति व्यक्ति 3.5 साल के अंदर 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। अब ये बोले किसानों को लिए लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नहीं लेते हैं। यहाँ तो ये किसान के आत्महत्या पर एक फूटी कौड़ी नहीं देते, लेकिन लखीमपुर के किसान के लिए 50 लाख रुपए जरूर छत्तीसगढ़ के जनता के खाते से देकर आते हैं। तो ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कर्जा यहाँ पे नहीं ले रहे। वो भी तो किसान थे। आपके नेता के बेटा ने, आपके केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से कुचल दिया था वहां पर। आप उन चीजों को नहीं समझ रहे, उन चीजों को नहीं जान रहे। अपने मैंने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति 1,16,000 क्यों इस्तीफा नहीं दिया आपके केंद्रीय गृह मंत्री ने? तो कर्ज चढ़ा दिया। नहीं, यदि आप उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी चलेंगे तो मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है अनुराग जी, जवाब नहीं दे पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे आप। बोलेंगे और एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ इस पूरे देश में 2018 में आपके शासनकाल तक किसानों की आत्महत्या के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता था। ये रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए, इसमें कमी आई है। आज उन प्रकरणों से आधे प्रकरण रह गए किसानों के आत्महत्या के। और जरूरी नहीं है कि जो आत्महत्या हो रही है वो आत्महत्या सरकार की वजह से हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्महत्या के बहुत से कारण होते हैं। जवाब ले लेते हैं। सांसद के घर में चोरी, रामविचार नेता के घर में चोरी हो रही है। अपराध का ग्राफ एनसीआरबी के आंकड़े में देख ले नितिन जी, उसका जवाब भी दे देंगे, लेकिन ये देंगे नहीं जवाब। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनको फर्जी आंकड़े मैनिपुलेट करके बोलना है। क्यों नहीं देंगे? जवाब देने बैठे, देंगे। आपकी बेचू की बातों का जवाब नहीं देंगे। राजधानी सुरक्षित नहीं है, चोरी की लगातार घटनाएं इतनी बढ़ गई है छत्तीसगढ़ के अंदर कि वो हालत गंभीर, स्पष्ट रूप से रोज देखिए, आप अखबार पढ़ लीजिए, रोज न्यूज चैनल में देख लीजिए, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आज आपकी पुलिसिंग के बारे में गृह मंत्रालय का परफॉर्मेंस विधानसभा के अंदर क्या रहा? उत्तर देने से बचते रहे आपके गृह मंत्री जी, सही जवाब नहीं दिया। आपके शासनकाल के गृह मंत्री मुझे याद आते हैं, रामविचार नेता, ननकी राम कंवर, ये जो स्टाम्प कटाते थे ना आप लोग, यहाँ स्टाम्प नहीं चलता, यहाँ पे ताम्रध्वज साहू है इस प्रदेश के गृह मंत्री, और पूरी एक एक घटनाओं पे नजर रहती है उनकी। और कौन अपराधी है जो यहाँ से भाग रहा है, अपराध करने के बाद तत्काल पकड़ा भी जा रहा है, ये भी आप देखिए, और उसको सजा भी मिल रही है। नितिन जी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है जब गृह मंत्री के पास हम लोग जाते हैं उस विषय पर बाइट लेने के लिए, तो गृह मंत्री कहते हैं उनको उस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। शायद छत्तीसगढ़ में जितने भी गृह मंत्री हुए अधिकतरों को स्टाम्प की तरह ही रखा जाता है। बहरहाल मेरा सवाल अनिरुद्ध जी से है, फाइनल कमेंट में लेने जा रहा हूं उनसे। अनिरुद्ध जी, जो विधानसभा सत्र है, सत्र जो है वो अवधि के पहले समाप्त होने जा रहा है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगता है ये सत्र जो है जिन उम्मीदों को लेकर शुरू किया गया था वो उम्मीद पूरी हो पाई जनता की? जी हाँ, निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये सबसे छोटा सत्र है, और जहाँ तक कि जिन उम्मीदों को लेकर जो सत्र आयोजित था वो निश्चित रूप से वो पूरा हो रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि विपक्ष भागा नहीं, विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया। और मेरा ये मानना है कि भविष्य में भी जो है बजट सत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 13 या 15 ही बैठकें रखी जानी चाहिए। और जहां तक कि अनुदान मांगों की चर्चा, उसमें उसका विशेष उल्लेख होता है, उसकी बात होती है, तो उसमें सधे हुए लोग दोनों पार्टियां रखें। और बाकी जो जहां तक कि नए विधायकों की बात है, तो प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, ऐसे बहुत से अवसर होते हैं। तो ये जो एक अपनी सार्थकता को इस बजट सत्र ने साबित किया, और बजट सत्र हमेशा ऐसा छोटा और अच्छा होना चाहिए। ये अलग बात है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो इसी प्रकार छोटे सत्र होने पर भारतीय जनता पार्टी को घेरती थी, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे थी। अब जब कांग्रेस सत्ता पर है तो भारतीय जनता पार्टी घेरती कि सत्र छोटा नहीं, सत्र और बड़ा होना चाहिए। लेकिन बेहद साफ है, किसानों की आत्महत्या तब भी होती थी, किसानों की आत्महत्या आज भी हो रही है। तब भी किसान या तो शराबी बताए जाते थे या दूसरे कारण से उनकी आत्महत्या के कारण गिनाए जाते थे, आज भी वही है। सरकारें शायद इसी तरह से चलती है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह बने रहता है। लेकिन जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर पर यह काबिले तारीफ है विपक्ष के लिए भी कि विपक्ष इस बार भागा नहीं, सदन में भाग ले रहा है। ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छे संकेत हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए और छत्तीसगढ़ की हर जनता के लिए। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल की